वेलकम टू माय चैनल व्योमकेश जी। और मैं जो है आपके लिए अब इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है। आज ये क्वेश्चन का डिस्कशन लेके आया हूँ। आज हम लोग रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी जो जे.आर. हिक्स के द्वारा दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ब्रीफ में, चूँकि ये जो क्वेश्चंस वगैरह है वो समझने वाला है और थोड़ा सा नॉलेज आपको जो है ज़्यादा इसमें एक्वायर करेगा। सिर्फ डिस्कशन करने से आपको ही क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पिछला वीडियो जो मैंने कल डाला था उसमें कुछ वीडियो का इशू आ रहा था, बहुत लोगों ने व्हाट्सअप किया था। तो देखिए, ये इशू व्हाट्सअप मेरे तरफ से नहीं था, मैंने फुल वीडियो सही से अपलोड किया हुआ था और आप लोगों का बहुत प्यार मिला। कम से कम 100 से ऊपर लोगों ने उस वीडियो को देखा है अभी तक। तो आप लोगों के इतने अच्छे रिस्पांस के लिए थैंक यू। जब आप वीडियो देखते हैं तो लास्ट तक देखिए, शेयर करिए लोगों को जो अपने क्लास वाले हैं, और लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से क्या होता है ना कि बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, समय बिना गवाते हुए हम लोग अपने वीडियो को, अपने डिस्कशंस पे वापस आते हैं। देखिए, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी जो जे.आर. हिक्स का दिया हुआ है, यह एक ऐसा थ्योरी है जिसमें ये क्वेश्चंस में ही आंसर है। जैसा कि ये क्वेश्चन है आपके सामने में, एकदम ठीक उसी तरह इसका आंसर भी है कि रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। रिवीजन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में पुनर्विचार करना, या हम बोलते हैं ना कि पढ़ाई कर रहे हैं तो रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी का अर्थ ये था कि रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी जो जे.आर. हिक्स की जो डिमांड थ्योरी थी, मतलब मांग का जो सिद्धांत था, उसी में जो है बदलाव को दिखाया गया। ठीक है, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी जो दिखाया गया ना, वो मांग के सिद्धांत में ही बदलाव को दिखाया जा रहा है, जो कि समझने पर है कि आप मांग के सिद्धांत को किस तरह से समझ रहे हैं कि ये बदलाव किया गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे बदलाव किया जा रहा है तो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ लाइन लिखा हुआ है, हिक्स की प्रसिद्ध पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल। तो हिक्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी वैल्यू एंड कैपिटल, जिसका मैंने जो है टाइटल जो है वैल्यू एंड कैपिटल का जो है मैंने थंबनेल में लगाया हुआ था, आपने देखा होगा। उसमें उन्होंने बताया है कि 1956 में यह किताब आई हुई थी, हिक्सियन लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड। मतलब हिक्स के जो मांग के संबंधित तार्किक सिद्धांत थे, मांग के संबंधित तार्किक सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ कि उनकी जो मांग संबंधित सिद्धांत थी, जो 1935 से 1939 के बीच में उनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, वही मांग के सिद्धांत पर उन्होंने पुनर्विचार किया। पुनर्विचार का मतलब होता है कि फिर से उसमें कुछ बदलाव लाया। कैसे भाई? तो 1939 और 1956 के बीच। अब आप सोचिएगा कि सर भैया ये 1939 में आप बोल रहे हैं, 1956 में किताब आया। समझने का बात है कि इसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि एक और अर्थशास्त्री हैं सैमुअल्सन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सर ने लिखाया था, उसकी भी चर्चा की गई है। तो सैमुअल्सन ने क्या कहा था? सैमुअल्सन की जो चर्चा हुई थी उन डिमांड थ्योरी को लेकर के, उनकी चर्चा जो थी वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के आधार पर थी, और इनकी जो चर्चा थी वो वीक ऑर्डरिंग के आधार पर थी। आखिर ये क्यों है, क्या है, हम ये सब आगे चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पर समझिए कि 1956 में ये क्यों आया, इतना लेट किताब क्यों आया? 1939 में ये प्रतिपादन हुआ था। तो हुआ क्या ना कि ये देखिए, ये फर्स्ट पैराग्राफ जो इसमें हम आपको अभी अंडरलाइन करके मार्क कर रहे हैं, इसी में सारा बात है। कहता है कि 1956 में जब ये किताब आया था तो 1956 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी की प्रस्तुति की। जो किताब का नाम था वैल्यू एंड कैपिटल, प्रसिद्ध पुस्तक है, उसी में रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी का चर्चा किया गया। और रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी को चर्चा जो किया गया वो कैसे किया गया? तो देखिए, 1935 से 1939 के बीच में उदासीनता वक्र, जिसको हम तटस्थता वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो हुआ था, देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ भी है, उदासीनता वक्र की विश्लेषण का त्याग करते हुए उन्होंने मांग के सिद्धांत में बदलाव किया। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी समझना होगा कि ये थ्योरी किस प्रकार से मददगार था इसको फिर से डेवलप करने में। तो हुआ यूँ, कहानी समझिए कि 1939 में ही सैमुअल्सन और माफ़ कीजिएगा 40 में सैमुअल्सन के द्वारा, 1939 में हिक्स के द्वारा जो है ये दोनों थ्योरी जो है अनेक अर्थशास्त्रियों के सामने रखा गया। लेकिन दुर्भाग्यवश जे.आर. हिक्स को जो है क्या हुआ, उनको जो है इसका उपलब्धि मिलने में करीबन 16 साल लगा, क्योंकि उनका जो थ्योरी था उसमें कुछ कमी था। कमी किस चीज़ का था? तो यही उदासीनता वक्र के थ्योरी को लेते हुए उसमें जो है कमी दिखाया गया अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि इस थ्योरी को जो आप दे रहे हैं,
हम किसी भी चीज़ में अगर किसी नए थ्योरी को या नया नियम लाते हैं तो उनको अनेक जो हमारे विद्वान हैं मतलब अनेक जो शास्त्री वगैरह होते हैं, विद्वान होते हैं इस क्षेत्र के, जैसे अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्री होंगे, फिजिक्स होंगे तो भौतिक शास्त्री होंगे, तो उनके समक्ष ये रख करके अप्रूवल लेना पड़ता है कि हमने जो ये थ्योरी दिया है क्या वाकई इसका इकोनॉमिक्स में यूज है या नहीं है, ये सोचना है सबसे पहले। तो उन्होंने क्या किया कि 1939 में उनका जो ये थ्योरी है वो प्रॉब्लम में आने लगा और बहुत ही आलोचना का पात्र बन गया। जिसके बाद जो है क्या हुआ कि 1940 में 1939 के आसपास में सैमुअल्सन को ही जो है ये थ्योरी मिल गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी को, मैं देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ अभी, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी को जो उनका स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के आधार पर था, उन्हीं के आधार पर उनको पहले ही इस थ्योरी का जो है प्रतिपादन या उपाधि दे दिया गया या उनको श्रेय मिल गया, लेकिन हिक्स को नहीं मिला। तो हिक्स जो उदास हो गए और उन्होंने करीबन कुछ समय के बाद क्या किया, अपना थ्योरी जो है उसको बदलने के लिए उन्होंने क्या किया, चूँकि ये डिमांड थ्योरी पर आधारित था इसीलिए उन्होंने मांग के ही सिद्धांत में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोफेसर हिक्स 1956 में अपनी पुस्तक रिविजन ऑफ डिमांड थ्योरी की पुस्तक की प्रस्तुति की, जिसमें उन्होंने तय प्रतिपादित उदासीनता वक्र विश्लेषण का त्याग करते हुए मांग के सिद्धांत का संशोधन किया। मतलब डिमांड थ्योरी में ही बदलाव कर दिया और उसका बेस क्या था, उदासीनता वक्र विश्लेषण का त्याग। क्यों भाई, क्योंकि उसमें बेसिकली कुछ न कुछ उदासीनता वक्र में कमी आ गया। कमी आने से क्या होता है कि आप उस चीज़ को पूरी तरह से जब मान लीजिए किसी चीज़ में कमी आ गई या कोई थ्योरी में प्रॉब्लम हो गया, तो उस थ्योरी का प्रतिपादन सही से हम नहीं कर पाए या किए भी तो अधूरा रह गया, तो उस आधार पर जो है आपको उसकी जो मान्यता है या उस आधार पर जो उसका जो श्रेय है आपको मिलने में शायद आपको ना मिले या मिले भी तो आलोचना के तौर पर मिले। तो इनको भी आलोचना के तौर पर मिला और इनको आलोचना करने वाले मार्शल और पीगू थे। उन्होंने बोला कि ये थ्योरी में कुछ न कुछ कमी है, इसको ठीक से करके लाइए तो हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। इनको पुनर्विचार करने में करीबन 16 साल लग गया और 1956 में जब इन्होंने पहला बार रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी की जो पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल लिखी, उसी में उन्होंने ये चर्चा की। अब देखिए ये पूरा बहस क्या है भैया, आगे बढ़िए, बहुत लंबा हो रहा है। नहीं, लंबा नहीं हो रहा है, समझना होगा ना, चूँकि हम डिस्कशन करने बैठे हुए हैं। तो कहता है कि प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा विकसित, अब देखिए इसमें पहला पैराग्राफ जो होता है ये भारी लोगों को याद करने में होता है कि पहला पैराग्राफ क्या है। 1956 में किताब आया, किताब में उदासीनता वक्र विश्लेषण क्यों भाई रिवीजन किया गया, इसका रिवीजन इसीलिए किया गया क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस था, मतलब उदासीनता वक्र विश्लेषण था, उसमें जो है त्याग करना पड़ा। अब उदासीनता वक्र विश्लेषण सब वो लोग जानते हैं, चूँकि पीजी में पढ़ रहे हैं तो पार्ट 1 का ही सिलेबस है। अगर आप नहीं जानते हैं तो खुद से एक आध बार किताब उल्टाइए, ठीक है। तो मांग में कम के नियम को जो है उन्होंने बदल दिया और उनके संशोधित विचारधारा पर ही जो है कमियां जो थी उदासीनता वक्र और मांग के संबंध में, उसी कारण से सैमुअल्सन की जो प्रेफरेंस थ्योरी थी उनको मतलब श्रेय उसका मिल गया और इनको मिलने में थोड़ा समय लग गया। अब इसमें आता है कि प्रोफेसर हिक्स का ध्यान कहाँ गया, क्योंकि एक बार सैमुअल्सन ने क्या किया, वीक स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को जो है सबके सामने ला दिया और उनको इसका श्रेय मिल गया, तो उन्होंने क्या किया, वीक ऑर्डरिंग पर ध्यान दिया, वीक ऑर्डरिंग पर आधारित अपने सिद्धांत का विकसित करने में दिया और प्रोफेसर हिक्स का रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। अब देखिए, चूँकि एक बार किसी थ्योरी को लेकर के सभी की नज़रों में एक मान्यता बन गई है तो उसको हटाने में, चेंजेस करने में समय लगता है। जैसे आज भी हम जानते हैं कि न्यूटन का थ्योरी जो है, फर्स्ट लॉ हमको ये देता है जो इक्वेशन का है, सेकेंड लॉ हमको दूसरा चीज़ देता है, थर्ड लॉ हमको ऐसे देता है। वो नियम अगर कोई नया चीज़ लेके आ जाएगा उसके बिहाफ में तो उसको बदलने में और समझने में भी समय लगता है। तो उन्होंने क्या किया कि जब सैमुअल्सन ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के आधार पर दे, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि सबल पक्ष जो था तार्किक सिद्धांत का, मतलब डिमांड थ्योरी में ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग क्या है इसकी चर्चा आगे हम करेंगे, लेकिन अभी रुक के पहले इस पर बात करते हैं कि क्या हुआ। तो ऑर्डरिंग जो था, ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है कि आपके समक्ष क्रम रखा जाता है उपभोग करने की वस्तुओं का, उसी क्रम को आप किस तरह से लेते हैं कि मान लीजिए कि हमको सेब और हमको नारंगी में क्या ज़्यादा पसंद है, तो अगर मेरा फेवरेट सेब होगा तो ऑब्वियसली हम पहले सेब उठाएंगे, तो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को दिखाता है। लेकिन अगर कोई सेब और उठा के लेके चला गया तो हमको मजबूरन में केला उठाना पड़ रहा है या कुछ और उठाना पड़ रहा है, तो वो हमारे वीक ऑर्डरिंग को भी दिखाता है। तो ऐसा ही, मतलब हम एक हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, काल्पनिक तौर पर एग्जाम्पल लिए, ऐसा कोई एग्जाम्पल होता नहीं है जल्दी, आप उसको समझिएगा, आगे थ्योरी में डिस्कशन करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि प्रोफेसर हिक्स का ध्यान वीक ऑर्डरिंग पर आधारित अपने सिद्धांत को विकसित करने में दे दिया। वीक ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, निर्बलता क्रमबद्ध सिद्धांत को उन्होंने डेवलप किया और यह जो थ्योरी था ना उनको डेवलपमेंट भी दिलाया और सबके नज़र में अच्छा बना दिया। कौन, किनको, जे आर हिक्स को,
क्योंकि भाई यह जो थ्योरी था वो वीक ऑर्डरिंग पर आधारित था, और इनका जो ये थ्योरी था रिविजन ऑफ डिमांड थ्योरी में, वो अर्थमिति के आधार पर था। अर्थमिति मतलब इकोनोमेट्रिक अप्रोच के आधार पर था। इकोनोमेट्रिक अप्रोच के आधार होने से क्या था कि इनको जो है रिबील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में श्रेष्ठ माना जाने लगा। मतलब रिबील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो होता है, रिबील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का मतलब यहाँ पर है कि जब हम किसी चीज़ का क्रम लगाते हैं तो उस क्रम के सिद्धांत को रिबील्ड प्रेफरेंस कहा गया और थ्योरी कहा गया, रिबील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो क्रमबद्धता का सिद्धांत दो तरीके से होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, एक होता है वीक ऑर्डरिंग। तो सैमुअल्सन ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को दिखाकर श्रेय ले लिया था, तो इन्होंने क्या किया, वीक ऑर्डरिंग पर ध्यान दिया। और इनका ध्यान इसीलिए, चूँकि इनका जो डेवलपमेंट हुआ इस थ्योरी पर, इनका इसीलिए हुआ क्योंकि यह जो पूरा थ्योरी था वो पूरी तरह से वीक ऑर्डरिंग पर आधारित था, और उसमें नयापन ये था कि इन्होंने उदासीनता वक्र विश्लेषण मांग के नियम में बदलाव करके अर्थमिति मतलब इकोनोमेट्रिक अप्रोच पर इसको लाया, रिबील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को। इसीलिए इनकी थ्योरी जो है सैमुअल्सन से ज़्यादा अच्छी मानी गई, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बेसिक पर ही काम कर दिया। क्या काम कर दिया भाई, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को सही किया, डिमांड थ्योरी को बदल दिया, और उसके बाद वीक ऑर्डरिंग को ही इतना अच्छा से इकोनोमेट्रिक अप्रोच के आधार पर दिखा दिया कि सैमुअल्सन का थ्योरी धरा का धरा रह गया। और बाकी अर्थशास्त्रियों ने इनकी इस थ्योरी की आलोचना ना करते हुए इनको इनका श्रेय दिया, और इनकी जो है एक सम्मान जो है रिविजन ऑफ डिमांड थ्योरी का जो मतलब पूरा थ्योरी है रिबील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का, उसमें उनमें इनका नाम जो है अच्छे लेवल से भैया मान कर सकते हैं कि आप अच्छा कहा जाने लगा। इसके बाद ही जो है हिक्स जो है ज़्यादा चर्चा में आ गए। उसके बाद कहता है क्या कि रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, इसलिए इसके सिद्धांत को सैमुअल्सन से श्रेष्ठ माना गया, और दूसरी ओर प्रोफेसर हिक्स ने इसे इकोनॉमिक अप्रोच से समझाया था, इसीलिए ज़्यादा डेवलप कर गया। अब कहता है देखिए इसमें पढ़ना क्या है भैया, ये तो हुआ थ्योरी और हिस्ट्री। इसमें पढ़ना यह है कि इस प्रकार हिक्स का रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ डिमांड थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया गया, और इसीलिए तार्किक क्रमबद्धता के मांग के नियम में जो संशोधन के आधार पर जब नाम मतलब ये थ्योरी आया, तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ा रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ। ठीक, तो रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी को लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ डिमांड थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस ऑफ हिक्सियन लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ डिमांड से भी इसका नाम होता है, क्योंकि हिक्स ने क्या किया था, उदासीनता वक्र विश्लेषण और मांग के तार्किक नियम में बदलाव कर रिबील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को भी साथ में अटैच किया था। इसीलिए इसका नाम देखिए आप लास्ट में पढ़ा है, हिक्स की मांग संबंधित तार्किक क्रमबद्धता सिद्धांत। मतलब हाइपोथेसिस हिक्सियन लॉजिकल, हाइपोथेसिस मतलब उसने कर करके हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लगा करके और वीक ऑर्डरिंग पर ऑर्डर लगा के लॉजिकली, ताकि बाद में इनको बेइज्जती ना हो, चूँकि 1939 में इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी, आलोचना कर दी गई थी। तो ये उस आलोचना के एक तरह से बोलिए बदला लेने के लिए भी इसने ऐसा थ्योरी निकाला ताकि इनको कोई दोबारा काट नहीं सके। तो हिक्स की जो मांग संबंधित तार्किक क्रमबद्धता सिद्धांत की परिकल्पना है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा। क्यों नाम पड़ा भैया, यहाँ से यहाँ तक को एक बार ओवल बोल देते हैं। वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक निकला, उदासीनता वक्र विश्लेषण में कमी था, इसीलिए मांग का नियम बदल गया, मांग का नियम बदला और इसी कमी के कारण जो है इनको ना मिल करके सैमुअल्सन को मिल गया, उस साल का नोबेल पुरस्कार अधिकारी 1939 में। तो उन्होंने क्या किया था, सैमुअल्सन ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर दे दिया था। दूसरे पार्ट में था कि बाद में जब इन्होंने संशोधन किया, संशोधन करने में वीक ऑर्डरिंग पर बताया, वीक ऑर्डरिंग के बताने के बाद यही रिबील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो दो तरीके से था, एक सैमुअल्सन ने बताया स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर और इन्होंने बताया वीक ऑर्डरिंग पर। वीक ऑर्डरिंग को इन्होंने इकोनोमेट्रिक अप्रोच पर लगा दिया, इसीलिए इनकी जो थ्योरी थी, सिद्धांत था, वो सैमुअल्सन से ज़्यादा विकसित हो गई। और हिक्स की मांग जो है, मतलब ये जो थ्योरी है, इसका नाम दूसरे तरीके से रिबील्ड हिक्स की मांग संबंधित तार्किक क्रमबद्धता सिद्धांत, मतलब हाइपोथेसिस ऑफ हिक्सियन लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी के नाम से जाना गया। अब इसमें दूसरा पेज क्या कहता है, अगले पेज पर हम चलते हैं। अगला पेज कहता है कि यहाँ पर जो हिक्स की जो मांग थी, जो मांग संबंधी सिद्धांत थी, वो 3-4 तरीके से है। एक तो क्या भैया, इसमें अधिमान परिकल्पना का थ्योरी धरा गया। अधिमान परिकल्पना का मतलब हो गया कि अधिमान परिकल्पना अर्थनीति दृष्टिकोण, दूसरा है लॉजिक ऑर्डरिंग और तीसरा है डायरेक्ट कंसिस्टेंसी से। ये 3 बातों को लिखा गया। तो हम इसको समय ना गवाते हुए अब इसमें बताते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा में नहीं जाएंगे, नहीं, हम वीडियो पार्ट वाइज बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो कहता है क्या कि इसके 3 प्रमुख परिकल्पनाएं हैं। अधिमान परिकल्पना अर्थनीति दृष्टिकोण। अब हिंदी इतना क्लिष्ट है ना कि याद रखना थोड़ा टेढ़ा हो जाता है कभी कभी, लेकिन जो रटने वाले लोग हैं वो तो इसको भी रट लेंगे।
अरे अधिमान परिकल्पना अर्थनीति दृष्टिकोण क्या है उसको समझ लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। मतलब प्रीफरेंस ऑफ हाइपोथेसिस किस आधार पर, तो इकोनोमेट्रिक अप्रोच के आधार पर या व्यू के आधार पर जो है इसमें अर्थनीति दृष्टिकोण, प्रीफरेंस ऑफ हाइपोथेसिस इकोनोमेट्रिक जो व्यू था उसके आधार पर। लॉजिक ऑफ ऑर्डरिंग, वीक ऑर्डरिंग, चूंकि सैमुअल्सन ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग दिखाया था और जे.आर. हिक्स ने ये किया था क्या कि जो सैमुअल्सन का स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है वो क्यों गलत था या क्या कमियां थी उसमें, वो इसमें इन्होंने बताया और उसकी कमियों को भी दिखाया। इसीलिए वो आलोचना बाद में उनकी होने लगी और इनकी जो है श्रेय, इनको श्रेय मिल गया या इनकी वाहवाही होने लगी। डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या है, तो डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लॉजिक ऑफ ऑर्डरिंग और अधिमान परिकल्पना तक ही रखेंगे। तो अब देखिए हमारे पास करीबन 15 मिनट का ये वीडियो हो चुका है और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि डिस्कशन आपको याद रहे, कॉपी रहे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट पिछला वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया था, वो यूट्यूब का गलती है, ये बार नहीं होगा, इस बार मैं हाई क्वालिटी में वीडियो शूट करके डाल रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या है, तो पहला जो पार्ट है अर्थ, ये वाला जो सिचुएशन है, ये पहला पॉइंट है ये वाला। इस पहला पॉइंट में क्या था कि कहता है कि किस तरह से है वो बताइए। तो इसमें इन्होंने दो बातें बताई है कि बाजार कैसा होता है और उपभोक्ता कैसा होता है। देखिए पहला लाइन इसमें पहला पॉइंट है, हिक्स ने अपने रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी को इस प्रकार परिभाषित किया है कि उपभोक्ता कैसा होता है, आइडियल कंज्यूमर होता है। इसी में नीचे सर ने इंग्लिश में लिखा है, आपको मन होगा तो लिखिएगा, नहीं तो मत लिखिएगा, हम हटा दिए हैं, हमने लिखे हैं, हमको नहीं लिखना इंग्लिश में, हम नहीं लिखे हैं, आपका मन होगा तो लिख लीजिएगा, एक ही चीज़ है, वो इंग्लिश में वो हिंदी में, ठीक है। तो एक आदर्श उपभोक्ता के जो वर्तमान बाजार की दशाओं को अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। जब भी कोई भी कंज्यूमर होता है वो मार्केट से हमेशा प्रभावित होते रहता है। आज बाजार में ये सामान आया, कल बाजार में वो सामान आया। आज आप मोबाइल ही देखते हैं, फ्लिपकार्ट में देखते हैं, अमेजॉन में देखते हैं या मार्केट में ही जाके देखते हैं और जाते हैं लेने के लिए, ये फ़ोन में इतना रैम है, ये फ़ोन में इतना GB है, ये कपड़ा इतना सुंदर है, ये वाला बैग उतना अच्छा है। मतलब तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो हमेशा हम लोगों को प्रभावित करते रहती हैं, वही तो बाजार है, ठीक है। अन्य चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। मतलब उपभोक्ता क्या है, आदर्श उपभोक्ता है। यहाँ पर कंज्यूमर को आइडियल कंज्यूमर बताया गया। आइडियल कंज्यूमर कैसा होता है वो आगे अभी देखिए इसी में चर्चा होगा। उसके सामने अपने समक्ष उपस्थित विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करता है जिसको वह सर्वाधिक अधिमान देता है। मान लीजिए कि हम खरीदने गए फ़ोन खरीदने गए तो वहाँ पर मोबाइल में हम देखें कि कितना GB का है भैया, तो 128 GB, कितना रैम है तो 8 GB, चलो ठीक है, दाम कितना है तो 20,000, नहीं ज़्यादा हो गया, बजट से ऊपर चला गया। फिर कितना देखे, 14,000 का फ़ोन देखे, उसमें कितना रैम था तो 4 GB का रैम, 128 GB, चलो ये थोड़ा कम है, थोड़ा और बढ़िया वाला। तो फिर देखे 6 GB वाला भी है और 128 GB है, प्रोसेसर भी बढ़िया है, तो हमने वही 6 GB या 128 वाले को ख़रीद लिया। मतलब हमारे पास विकल्प रहता है, बाज़ार की दशाओं में वस्तुओं या सेवाओं का विकल्प रहता है, उस विकल्प में हम अच्छा से चुनते हैं। आप पिज़्ज़ा ही खाते हैं डोमिनोज से, तो आप क्या करते हैं, मेन्यू में सेलेक्ट करते हैं, हाँ भाई इसमें चीज़ ऐड कर दो, थोड़ा बड़ा पिज़्ज़ा होना चाहिए, थोड़ा क्रिस्पी होना चाहिए, तो टमाटर होना चाहिए। आप ये क्या करते हैं, प्रीफरेंस लगाते हैं। यही है रिवील का मतलब होता है उजागर करना। प्रीफरेंस थ्योरी का मतलब जो कस्टमर इस का जो यह नेचर है, जैसे लड़कियाँ जाती हैं नेल पॉलिश खरीदने, हाँ भैया ये लाल कलर का नहीं है, ये लाइट रेड हो गया, ये डार्क रेड हो गया, तो ये सिंदूरी रेड हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। हम या आप ही और हम जाते हैं कोई चीज़ खरीदने, सब्जी खरीदने जाते हैं या आलू कोई भी कपड़ा लेने जाते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ जहाँ पर बाज़ार की दशाएं और वस्तुओं का जो अधिमान, माफ़ कीजिएगा, मतलब वो जो क्रम है उसको हमको हमेशा क्या होता है, तैयार रहता है उसको हम चयन करने के लिए, और हम बेस्ट चीज़ को चुनते हैं। हाँ ये नहीं वो वाला दो, वो वाला नहीं ये वाला दो। ऐसी जो प्रवृत्ति है वही दिखाती है हमारी कि अपने समक्ष उपस्थित विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन, जिसको क्या करते हैं, सर्वाधिक अधिमान देते हैं और सर्वोच्च कोटि क्रम प्रदान करते हैं। और इसी के आधार पर कि जैसे 4 कपड़ा लेना है तो हाँ पहले ये रेड कलर का लेंगे, फिर ब्लैक कलर का लेंगे, फिर ग्रीन लेंगे, पैसा बचेगा तो ब्लू लेंगे, नहीं तो चले जाएंगे, ये होता है। वैसे सदैव प्रकार की क्रमबद्धता व्यक्त करता है और हमेशा इसी तरह करते हैं। हम मान लीजिए कम करते हैं, कोई और करता होगा, लड़कियों में सामान लेने जाएंगी, जैसे मेरी माता जी ही जाएंगे ना सामान में, हाँ आलू कितना में दिए, 20 रुपया में, नहीं हम 16 में ले गए थे, 16, 17, 18 करते करते 17, 18 में लेके चले आएंगे। तो यह हम हमेशा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए उपभोक्ता आदर्श उपभोक्ता कहा गया, क्योंकि वो क्या करता है, सेवाओं और वस्तुओं के लिए कोटि क्रम जो है और सर्वाधिक अधिमान को देता है, और क्या करता है, अपनी जो है तार्किक शक्ति से जो है क्या करता है, अपने मांग को भी पूर्ण करने की प्रवृत्ति को रखता है, और जो क्या करता है, अधिमान में जो क्रम लगाता है वो भी सर्वाधिक होता है उसका, जिसमें वो फुल सेटिस्फैक्शन हो। अतः वे एक दूसरे के क्या होते हैं, संगत होने चाहिए। जब आपका मन और आपका मांग
और आपके आय, यह तीनों आपस में मिलेगा तो यह लाइन आ जाएगा। वह सदैव उसी प्रकार की क्रमबद्धता का व्यक्त करता है, हमेशा हम उसी चीज़ को नेचर में रखते हैं, अतः वे अवश्य एक दूसरे के संगत होने चाहिए। हमेशा संगत का मतलब क्या होना चाहिए कि अगर आपका मांग इस तरह से का है तो उसके पीछे का सोच क्या है और उसके पीछे दाम कितना है, ये तीनों चीज़ मिल रहा है तभी हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं या क्रम लगा रहे हैं उसका। कि आपके पास 5 कपड़ा दे दिया गया सेट का, आपको कौन सा लेना है, तो आप ये डिपेंड करेंगे कि हमारा कलर मिल जाना चाहिए, हमारा टेस्ट मिल जाना चाहिए, कपड़े का क्वालिटी मिल जाना चाहिए, थोड़ा हाई क्वालिटी का होना चाहिए, थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। इस तरह तमाम तरह की जो प्रेफरेंस है ना, मतलब जो तमाम तरह की क्रम है हम मन में लगाते हैं, उसके हिसाब से खोजते हैं। अतः यह एक आदर्श उपभोक्ता के व्यवहार में निर्मित परिकल्पना, और ये क्या है, एक हाइपोथेसिस है जो कि सच है। आप सोचिए कि मैंने जितना बात अभी बोला माँ के बारे में या आप लोग के बारे में या हमारे बारे में ही, वो सच बात है कि हम जाते हैं ना, हाँ भैया ये लाल में नहीं है, दूसरा में दीजिए ग्रीन है क्या, कोई भी चीज़। तो ये निर्मित परिकल्पना हाइपोथेसिस जे.आर. हिक्स के द्वारा जो दी गई थी वो सच है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है और आज 2020 में भी हम इसको पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में भी लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पहला में क्या पढ़े हम, इसी पहला पॉइंट अधिमान परिकल्पना अर्थनीति दृष्टिकोण में क्या पढ़े कि उपभोक्ता कैसा होता है, आदर्शवादी होता है, क्रमबद्धता के आधार पर सर्वाधिक अधिमान देता है और संगत की प्रवृत्ति को लेकर चलता है। दूसरा पेज में चलते हैं, दूसरा पेज में चलेंगे। दूसरा पेज कहता है कि हिक्स के ऊपर में है, देखिए हिक्स के यहाँ पर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हिक्स के उपर्युक्त कथन का अभिप्राय यह था कि एक दी हुई बाजार की परिस्थिति में उपभोक्ता सर्वाधिक अधिमान संयोग करने का चुनाव करने का रखता है, और यह वह बाजार की विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न संयोग का चुनाव एक दूसरे के संगत होंगे। मतलब जब भी चुनेगा कोई ना कोई चीज़ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उपभोक्ता का रीज़न लगा रहता है कि हमको ये लेना है। जैसे मेरा पैंट फट गया ब्लैक कलर का, अब कॉलेज खुलेगा तो हम क्या करेंगे, हम ब्लैक कलर का कपड़ा लेंगे क्योंकि हमको कॉलेज में भी काम आ जाएगा और मेरा कलर भी फेवरेट ब्लैक है तो वो भी मन लग जाएगा। सैटरडे का उपवास करते हैं, शनिदेव के मंदिर जाते हैं तो वहाँ ब्लैक कपड़ा या ब्लू कपड़ा, देखिए अभी मैं ब्लू पहना हुआ हूँ, तो ब्लू ब्लैक ये नॉर्मली मेरे लाइफ में हमेशा चलता है, ग्रीन, ये 3-4 कलर। तो कहता है क्या अधिमान का संयोग करता है, संयोग का चुनाव कर एक दूसरे के संगत होने लगता है। अब उपभोक्ता का व्यवहार असंगत भी हो सकता है, कभी कभी एक अनटेटलो उपभोक्ता होगा, जैसे हम फुल पैंट शर्ट सब चीज़ पहन लेते हैं और हवाई चप्पल पहन लेते हैं, ये क्या हुआ, असंगत हुआ कि भाई फुल पैंट शर्ट पहने तो जूता पहनना चाहिए, चप्पल अच्छा पहन, हवाई चप्पल क्या पहन लेते, तो क्या है उपभोक्ता व्यवहार असंगत भी हो सकता है। क्यों, यह असंगत कैसे होता है, इकोनॉमिक तथा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर पर निर्भर करता है। कभी कभी आर्थिक दृष्टिकोण से कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम सिर्फ ड्रेस पहन लिए मैडम के डर से, या डिपार्टमेंट का कोड है तुमको पहनना है, जूता के लिए कुछ नहीं कहा गया तो चलो हवाई चप्पल ही पहन लेते हैं। कभी कभी इकोनॉमी के आधार पर, आय के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, वस्तु की कीमत के आधार पर हम इस चीज़ को ऐसा करते हैं। मेरे साथ हम आपको बता रहे हैं एक नॉर्मल एग्जांपल, अगर हम हवाई चप्पल पहनते हैं। और दूसरा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ये डिपेंड करता है कि हमको जूता पहनना उतना पसंद नहीं। सबसे पहला पैसा है, वैसा कोई बात नहीं, पैसा तो बहुत है, भगवान महादेव की कृपा से, सरस्वती माँ की कृपा से उतना सा पैसा है कि हम जूता चप्पल पहन सकते हैं अपना पैसा से, पिताजी से भी मांगने की या माता जी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ये डिपेंड करता है कि वो चप्पल ही ऐसा है ना। अब उसके पीछे मेरा तर्क है कि चप्पल जो है ना वो हमको हमेशा एहसास दिलाता है कि अभी तुम कुछ नहीं बने हो। जिस दिन जूता पहन लोगे उस दिन बहुत जिम्मेदारी निभाना पड़ जाएगा, चप्पल में इतना निभाना पड़ता है तो जूता में क्या होगा मेरा, इसीलिए चप्पल में ठीक है। हम समझ गए, तो आप समझिएगा ये थोड़ा सा क्या है, लॉजिक है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि मेरा इथिक्स है, नैतिकता हमारे अंदर है कि हम चप्पल पहन के इतनी जिम्मेदारियों का वहन कर सकते हैं, जूता पहनेंगे तो और जिम्मेदारी आएगा, इससे अच्छा नहीं पहनेंगे। ठीक है, और मेरा सोच दूसरा है कि सिंपल लिविंग, सादा जीवन रखो लेकिन विचार अच्छा रखो, लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा रखो। तो ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। तो इसमें इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है कि पैसे का वस्तु की कीमत या वस्तु का मांग या उपभोक्ता की आय, ये दोनों निर्भर करती है। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से, मतलब पैसे रुपए को लेकर के, और नॉन इकोनॉमिक में जैसे मैंने कहा ना कि जिम्मेदारी, जीवन, ये सब हमको इतना अच्छा जल्दी जल्दी सब चीज़ ज़िंदगी में सिखा दिया कि जूता चप्पल मायने नहीं रखता है। मेरे पास उतना सा पैसा नहीं, मैं एक सोना का अंगूठी भी पहन सकते, लेकिन मेरे हाथ में क्या इमरल्ड है, पन्ना, जो ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है ना, जो कि हमको प्रभाव भी बनाता है लोगों के नज़र में। अब मेरा ये सोच है कि पैसा जो है कमा लेना और पैसा को खर्च कर देना आसान है, लेकिन एक पैसा कमा के उसी से 2 पैसा, एक 8 आना निकाल के 1 रुपये से अच्छे जगह पे लगा के उससे 10 रुपये निकाल लेना, ये बहुत बड़ी समझदारी। तो ये क्या है, जीवन के साथ आपको आते जाएगा अपने आप अनुभव और हालात के आधार पर। ठीक है, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक फैक्टर होता है कि किसी का पढ़ने लिखने में ज़्यादा मन है तो सजने का मन नहीं है, किसी का सजने में इच्छा होता है तो पढ़ नहीं पाता है। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक है,
प्रोफेसर कुछ लोगों को देखिएगा ये वीडियो बना रहे हैं ना, पढ़ने में बोलेंगे ना 4 लाइन पढ़ लीजिए तो मन उकता आ जाएगा, लेकिन 44 घंटा तक झूठे का इंस्टाग्राम ऐसे ऐसे करते रहेगा, उसको दिन भर क्या मन लगता है पता नहीं। तो अपना अपना सोच है। तो इसी आधार पर प्रोफेसर हिक्स ने प्रेफरेंस हाइपोथेसिस की मान्यता को बताया। आप देखिए ये 2 बातें पढ़े, पहला में आदर्श उपभोक्ता पढ़े, दूसरे वाले में ये पढ़े। प्रेफरेंस हाइपोथेसिस जो है वो 2 तरह से डिपेंड करता है। प्रेफरेंस हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन बिलो ऑन 2 एजम्पशंस। पहला कहता है उपभोक्ता सदैव आदर्श होगा और विवेकशील होगा। जो भी खरीदने जाते हैं सामान ना, हम सोच से खरीदते हैं, इस खरीदेंगे तो इसका क्या अर्थ होगा, इसका दाम कितना होगा, इसका यूज़ क्या होगा, क्वालिटी अच्छा है कि नहीं अच्छा, ये खरीदने सोच के खरीदते हैं। दूसरा, उपभोक्ता सदैव ऑर्डरिंग और प्रेफरेंस के अनुसार खरीदता है। जैसे कि हमारे क्लास में एक रोल नंबर 93 है, वो खूब शॉपिंग करता है। वो इतना शॉपिंग करता है ना, हम देखे नहीं उतना आदमी शॉपिंग करते हुए कि कपड़ा जो खरीदती होगी या खरीदता होगा, जो भी है, हम नाम नहीं बोल सकते हैं ज़्यादा देर क्योंकि वीडियो क्लास है और ये यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है। तो उनको देखें, जैसे हमारे घर में हमारी पत्नी, वो क्या करती हैं, हम उसको बोलेंगे ये वाला खरीद लो तो बोलेगी नहीं, तो हम बोलते हैं चलो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। उसको लगता है कि मेरा इनकम कम है तो हम कम खरीदें, इनको बर्डन पड़ेगा, जबकि हम वैसा आदमी है कि तुमको ये पसंद आया नहीं, चारों ले लो। तो ये डिपेंड करता है ऑर्डर और प्रेफरेंस की, तुमको कौन वाला पसंद है तो लाल वाला, हमको कौन वाला पसंद है पीला वाला, और हरा वाला का डिज़ाइन बढ़िया है तो भाई तीनों ले लो। तुमको लाल पसंद है, हमारे डिजाइन से हमारा ले लो, और हरा वाला का डिज़ाइन अच्छा है यार अभी ट्रेंड में है तो ले लो। तो ऐसा ही तरीके से उपभोक्ता व्यवहार करके हाइपोथेसिस लगाता है, और ये सच है। आप हमारे ज़िंदगी में देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, फील कीजिए लाइफ में कि ऐसा परिस्थितियाँ होता है। तो एजम्पशन क्या हो गया कि एक तो आदर्श उपभोक्ता विवेकशील हुआ, और ये जो है क्या होता है, डेवलप्ड दिमाग का होता है। तीसरा क्या होता है, लॉजिक ऑफ ऑर्डरिंग क्या है, तो लॉजिक ऑफ ऑर्डरिंग में वीक ऑर्डरिंग और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग क्या है। वीक ऑर्डरिंग के अंतर्गत समूह एक विभाजन होता है। वीक ऑर्डरिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अरे ठीक है ये भी है, ये भी है, ये भी है। जैसे खाना है, चिकन बना है और कद्दू का सब्जी बना है, करेली बना है, दाल भात बना है, अब आप किसको ज़्यादा ऑर्डर दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग ये कहता है कि हम चिकन पर ज़्यादा ध्यान देंगे अगर आप वेजिटेरियन नहीं नॉन वेजिटेरियन है तो। और अगर आपके घर में किसी दिन गलती से कद्दू बन गया और आपको खाना पड़ गया तो आप देखिए अंतर क्या है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में जब चिकन खाना होगा तो 6 रोटी की ज़रूर खा लेंगे आप, अगर 4 खाते होंगे तो 2 पीस खाते होंगे तो 4 पीस खा लीजिएगा। लेकिन अगर कद्दू खाने बोल देगा ना तो मम्मी की माथा भारी, 2 रोटी खाया रे आज, क्या बात है, हो कद्दू फद्दू तुम लोग बनाती हो। तो वीक ऑर्डरिंग में क्या होता है, हमेशा विभाजन वस्तुओं की होते रहती है, ये नहीं खाएंगे, इसको कम करो, इसमें नहीं लेंगे, ये होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में हम सीधा उसी पे अटैक करते हैं जिस पे मेरा मन बना हुआ है। हमको पिज़्ज़ा खाना है, चीज़ बस्ट, जिसमें चीज़ बहुत सारा हो और पनीर हो, हाँ ठीक आ गया, नहीं आया है कौन दे दिया, मार्गरेटा और जो है फार्म हाउस, हमने खाता है ये सब। तो एक प्रेफरेंस होता है कि जब आपकी इच्छा शक्ति और आपकी जो क्रय शक्ति है दोनों मिल जाएगी ना तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग बन जाएगा। और वीक ऑर्डरिंग में क्या होगा, मन में नहीं है, झूठे खा रहे हैं, वीक ऑर्डरिंग हुआ। तो कहता है क्या, जिसमें समूह का सीक्वेंस दृढ़तापूर्वक क्रमबद्ध है, ठीक है। सीक्वेंस क्या हुआ, कुछ ऐसा खाना मिल गया आपको जो कि खाने लायक नहीं, लेकिन खाना है मजबूरी, भूख है, क्या करेंगे। पापा को डॉक्टर कहा है तेल मसाला नहीं खाना है, वह सब सिजाया हुआ है, खाना पड़ेगा, भूख लगा हुआ है तो खा लीजिए। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ना नुकुर करते हैं। तो वही ना नुकुर करने की प्रवृत्ति क्या हो गई, यहाँ पर सीक्वेंस को दृढ़तापूर्वक बताते हैं, परंतु इसमें इसके अंतर्गत कोई क्रम नहीं होता है। अब ये आप अलग अलग तो कर दिए खाना कि हाँ कद्दू खा लेंगे, थोड़ा सा करेली खा लेंगे, थोड़ा सा पपीता खा लेंगे, झींगली का सब्जी, परवल का सब्जी खा लेंगे, साग खा लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उतना उतना खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। और ज़रूरी ये नहीं है कि हम पूरा खाएंगे। हमको कद्दू में पेट भर गया तो हम खा के हो जैसे जैसे खा लो खत्म करो। लेकिन चिकन बन गया, रे लेग पीस देना रे भाई, एगो पथरी देना, एगो रान का पीस देना, ठीक है, एगो मोटा वाला पीस देना, एगो चर्बी वाला देना, हड्डी वाला देना। ये टेस्ट आप खटखट खटखट बोल देते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में दिमाग रहता है। वीक ऑर्डरिंग में क्या होता है कि हम प्रीफरेंस नहीं लगाते हैं, धर भाई जो देना दो, माथा कायल खराब कर रहे हो, आगे भात ना खाना है, कैसे वो खा लेंगे, समझ गए। तो दूसरे और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का स्थायी होता है, दिमाग में गुंजाइश नहीं होता है चेंज का। हम पहले कलेजी खाएंगे, फिर लेग पीस खाएंगे, फिर भात खाएंगे, फिर रोटी लेंगे, ऐसा होता है, फिर सलाद दो, फिर नींबू दो। लेकिन नॉर्मल दिन के खाने में ऐसा नहीं होता। इसीलिए हिक्स ने क्या किया, अब आप बोलेंगे भैया ये सब क्या एग्जाम्पल दे रहे, एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा कलिष्ट वाला है, इसीलिए हम ये सब बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में स्थायी होता है, इसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती है। इसे हम निम्न रेखाचित्र का चर्चा हम बाद में फिर कभी करेंगे। तो हिक्स ने तर्क दिया और बताया कि देखिए रेखाचित्र में एक्स गुड और वाई गुड दोनों में क्या है, बीच का पॉइंट ए लगा हुआ है यहाँ पर। तो आधार पर किसी एक मात्रा का विकल्प चुन नहीं सकते। हिक्स ने तर्क दिया कि उपभोक्ता सदैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के आधार पर किसी एक मात्रा का विकल्प चुनाव नहीं कर सकता। आपका जब सब फेवरेट रहेगा, आप क्या खाइएगा आपको खुद नहीं पता। इसी कारण से व्यवहारिक दृष्टिकोण से सैमुअल्सन का सिद्धांत गलत हो गया, आलोचना में चला गया
कि भाई एक साथ एक बार में सब चीज़ कैसे लोगों को पसंद आएगा। आप किसी एक ही चीज़ पर एक बार पसंद जाहिर कर सकते हैं और उसके बाद दूसरा जो होगा वो पहले वाले के अपेक्षा कम होगा। जैसे अगर हम चिकन खाने बैठे हैं, चूँकि हम खाना बंद कर चुके हैं, आज से साल भर पहले, 1.5 साल पहले खाते थे, 2 साल पहले, तो उसमें चिकन जब हम खाते थे तो 1-1 किलो चिकन खाने का दम रखते थे। लेकिन अब हम खाना बंद कर दिए, काहे कुछ प्रॉब्लम हो गया, नहीं इच्छा उतर गया अब नहीं खाने का। हम उसमें चिकन पर फोकस करते थे, रोटी पर नहीं और सलाद पर नहीं। लेकिन फिर रोटी पे जब प्रेफरेंस आता था तो 3 ही रोटी 2 ही रोटी खाते थे। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण कहता है क्या कि जब हम किसी चीज़ को एक बार में पसंद कर लिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के तहत, तो वो दूसरा जो भी होगा ना वो सेकेंड हो जाएगा, वो फर्स्ट कभी नहीं हो सकता है। सिंपल है, ठीक है। आपको बहुत ज़ोर से गुपचुप खाने का इच्छा कर गया तो आपको तुरंत चाट खाने का मन नहीं करेगा। चाट खाएंगे आप 2 गुपचुप खाने के बाद, लेकिन जो इंटरेस्ट था चाट खाने में, माफ़ कीजिए गुपचुप खाने वक्त, वो चाट खाने वक्त थोड़ा कम हो जाएगा। यही है वीक स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की गलतियाँ। इसीलिए सैमुअल्सन को प्रॉब्लम हुआ। निरंतर की धारणा और वीक ऑर्डरिंग पर ही टिकी। देखिए जैसे जैसे आप उपभोग करते जाइएगा वस्तुओं का, तो आपकी जो उपभोग करने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी और अंत में जाके संतुष्टि जिस समय हुआ आप बोलेगा अब नहीं खाएंगे। कोई लड़की बोलती है ना कि हम गुपचुप खूब खाते हैं, खा के दिखा एक दिन मेरे साथ 50 गुपचुप। अब इसको रेखा चित्र से दिखाना है तो स्ट्रीपर हो रहा है कि देखिए ऊपर जो वाई अक्ष से दिख रहा है शुरू में, यहाँ पर ये जो वाई अक्ष से दिख रहा है आपको, ये वाई अक्ष से जो है जब हम धीरे धीरे एक्स अक्ष की ओर जा रहे हैं तो देखिए ए पॉइंट है जहाँ पर मेरा संतुष्टि अभी नहीं मिला, हम शुरू किए खाना, और पी से मेरा क्या हुआ और क्यू में संतुष्टि का जो स्तर है या जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है लगाने का स्तर है वो धीरे धीरे आर की तरफ जब गए तो दो बातों से एक बातों पर आ गए। मतलब पहले ए पर निश्चित थे कि हमको पी क्यू आर तीनों खाना है, लेकिन जब हम पी और क्यू के साथ एक साथ शुरू किए उपभोग करना तो मेरा आर व पॉइंट जाते जाते पी क्यू की उपभोग मतलब करने की प्रवृत्ति या उसको खर्च करने की जो प्रवृत्ति थी, मतलब उपभोग करने की प्रवृत्ति थी, उस पर ध्यान हट गया और सिर्फ आर पर फोकस हो गया। और अंत में जब एक्स पर हम वापस चले गए तो वो प्रवृत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट डिग्री को कंटिन्यूटी के सम्मिलित करते हैं और स्ट्रीपर हाइपोथेसिस बताया गया। स्ट्रीपर हाइपोथेसिस का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग यहाँ पर लोग त्याग देते हैं। त्यागने का मतलब क्या हुआ कि जो शुरू में इच्छा था कि हम बहुत गुपचुप खा रहे थे, 10, 20, 25 गुपचुप खाने के बाद और अब नहीं खाएंगे यार, हो आ गया हम यार, धड़ो हाथ धो, कितना पैसा हुआ भैया, ये होता है। कुछ लोग बोलेंगे ना ऐसा थोड़े होता है, नहीं ऐसा होता है। तो यही आधार है कि वीक ऑर्डरिंग थ्योरी को प्रेफर किया गया कि हम जब भी किसी चीज़ का उपभोग करते हैं तो हमारे जो क्रम उपभोग करने की जो क्रम होती है उसमें कमियाँ आने लगती है। यही वीक ऑर्डरिंग थ्योरी को प्रेफर का मतलब पसंद करता है लोग कि हम थोड़ा सा गुपचुप भी खा लिए, थोड़ा सा चाट भी खा लिए, थोड़ा सा आइसक्रीम भी खा लिए, थोड़ा सा और भी कुछ खा लिए। तो ऐसा ही थ्योरी हमारे ज़िंदगी में नॉर्मली चलता है। ऐसा नहीं कि किसी दिन बहुत भात खा लिए तो दाल खावे नहीं किए, बहुत रोटी खा लिए तो सब्जी खावे नहीं कि, नहीं, हम सब चीज़ खाते हैं। इसीलिए हिक्स का जो थ्योरी था ना, क्रमबद्धता का सिद्धांत, मतलब वीक ऑर्डरिंग थ्योरी, वो ज़्यादा डेवलप माना गया। अब हिक्स के निर्बल क्रमबद्धता के पक्ष में तर्क क्या दिया गया है, तो इस पर एक ग्राफ है। तो ये डिस्कशन आज हम यहीं पर रखेंगे। अब कल का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो वीडियो लंबा है लेकिन आप सुनेंगे ना तो आपको थ्योरी एकदम क्लियर हो जाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। कल का वीडियो शॉर्ट होगा क्योंकि क्वेश्चन का 2 पार्ट आएगा और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो 1 घंटे का वीडियो बनना ही बनना है। लेकिन आज मैं 32-33 मिनट हो रहा है, यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक